संदूकची में पतले चमड़े का एक लिफाफा तय किया हुआ था। मैंने लिफाफा बाहर निकाल कर खोला तो इसमें से कागजात का एक बंडल बरामद हुआ। मैं सोचने लगा, खुदा जाने ये कागजात किस किस्म के हैं, किसी शय से मुताल्लिक है। एक तरह से मुझे इत्मीनान भी हो गया कि कोई खतरनाक बात नहीं है। बंडल के गिर्द भी सब्ज चमकीला कागज लिपटा हुआ था। कागज को खोलकर देखा तो मालूम हुआ कि ये सारे के सारे खतूत हैं। इन खतूतों के ऊपर जर्द रंग का एक पर्चा रखा था जिसमें लिखा था, अजनबी दोस्त, ये खतूत मेरी जिंदगी का एक कीमती सरमाया है। मैं इस अमानत को तुम्हारे हवाले करके इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम इन खतूत को पढ़ने के बाद किसी पब्लिशर को दे दोगे ताकि वो इसे किताब की शक्ल में छाप कर दूसरे बच्चों तक पहुंचाए, ताकि इस मुल्क के नौनिहाल इस किताब को पढ़कर फायदा हासिल कर सके। ये सारे के सारे खतूत मेरे पोते नदीम ने इस्लामी मुल्कों की सयाहत करते हुए अपने बाप को लिखे थे। नदीम का बाप यानी मेरा बेटा सैरो सयाहत का बड़ा शौकीन था, लेकिन बदकिस्मती से बचपन ही में इसे टाइफाइड का बुखार चढ़ा और इसकी दोनों टांगें बेकार हो गईं। वो चलने फिरने से माजूर हो गया। जब इसके यहाँ पहला बेटा नदीम पैदा हुआ तो इसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे को एक न एक दिन जरूर इस्लामी मुल्कों की सयाहत को भेजेगा। नदीम बड़ा होनहार लड़का था। इसने सारी जमातें बड़े अच्छे नंबरों से पास की और फिर गर्मियों की छुट्टियों में अपने बाप की मर्जी के मुताबिक वो एक रोज अपने दोस्त के साथ इस्लामी मुल्कों की सयाहत पर रवाना हो गया। इसका बाप घर में पहिए वाली कुर्सी पर बैठा अपने बेटे के खतूत का इंतजार किया करता। जब खत आता तो वो इसे शौक से पढ़ता और फिर जवाब में नदीम को इस्लामी मुल्कों और सफर के बारे में बड़े फायदेमंद मशवरे देता। नदीम का बाप अपने सयाह बेटे के सारे खत इकट्ठे करता जाता था। नदीम सफर से वापस आ गया तो जंग शुरू हो गई और नदीम का बाप इस जंग में तोपों की गोलाबारी से शहीद हो गया। मकान गिरकर तबाह हो गया। नदीम ने मकान के मलबे से खतूत को बहुत तलाश किया मगर इनका कोई सुराग न मिल सका। वक्त गुजरता गया। हम दूसरे मकान में चले गए। नदीम ने शादी कर ली और इसे लंदन में नौकरी मिल गई। मैं घर में अकेला रह गया। मेरे दिल में बड़ी हसरत थी कि नदीम के खतूत को जरूर तलाश करना चाहिए, क्योंकि मेरे शहीद बेटे की ख्वाहिश थी कि इन खतूत को किताबी सूरत में छाप कर दूसरे बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि कौम के नौनिहाल नदीम के दिलेराना तजुर्बों से फायदा उठा सके और इन्हें इस्लामी मुल्कों के सफर के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो सके। बस एक रोज मैं अपने पुराने मकान में आ गया और मलबे में से खतूत की तलाश शुरू कर दी। मैंने अपने साथ 4 मजदूर भी लगाए थे। आखिर एक हफ्ते की तलाश के बाद वो लकड़ी का संदूक पत्थरों के नीचे से मिल गया जिसमें नदीम के खतूत रखे हुए थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कीमती खजाना मुझे मिल गया है। मैंने खतों को चमड़े के लिफाफे में डालकर संदूकची में महफूज कर लिया और अपने पहाड़ वाले बराने मकान में आ गया। ये वही मकान था अजनबी दोस्त जहां तुमसे मेरी मुलाकात हुई और तूफानी बारिश में मैंने खतों की संदूकची तुम्हारे हवाले की थी। अब यह अमानत तुम्हारे पास है। यह हमारे खानदान की सबसे कीमती शय है, सबसे अनमोल वर्षा है। हो सकता है जब ये किताब छपकर बाजार में आए तो नदीम के पास भी लंदन में पहुंच जाए, वो भी इसे पढ़े। वो इसे पढ़कर किस कदर खुश होगा तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे अजनबी दोस्त, अगर कभी नदीम इस किताब को पढ़कर तुम्हारे पास आए तो इसे मेरी तरफ से प्यार करना और कहना कि तुम्हारा दादा तुम्हें बहुत प्यार करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसकी कब्र पहाड़ वाले मकान के अकब में एक बाग में है। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं अपने पुराने मकान के बाग में दफन होऊंगा। मैंने पहले ही वहां अपनी कब्र के लिए जगह बना रखी है। अब मुझे इजाजत दो और एक बार फिर मुझसे वादा करो कि तुम इन खतूत को किताबी सूरत में जरूर छपवाओगे ताकि ये खूबसूरत और मुफीद वर्षा कौम के सारे नौनहालों तक पहुंच सके। फकत नदीम का दादा। नदीम के दादा जान का यह पर्चा पढ़कर मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं भी वो खत पढ़ूं जो इस खानदान का सबसे कीमती वर्षा है और जिसे ये बुजुर्ग अपनी कौम के नौनहालों तक पहुंचाना चाहते थे। मैंने बंडल खोलकर देखा। मुख्तलिफ किस्म के कागजों पर जरा तिरछी लिखाई में लिखे हुए कितने ही खतूत थे। बास खत मुख्तसर थे, कुछ खत लंबे थे। हर खत प्यारे अब्बू जान से शुरू होता और आपका बेटा नदीम के अल्फाज पर खत्म होता। ये सारे के सारे खत नदीम ने अपने वालिद के नाम लिखे थे। मैं आधी रात तक खत पढ़ता रहा। बड़े ही दिलचस्प खत थे। खत क्या थे? सफरनामे थे, सनसनीखेज और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले।
साथ ही साथ इनसे अपने वतन पाक और दूसरे इस्लामी मुल्कों के मकामात के बारे में बड़ी मुफीद मालूमात हासिल होती थी। मैंने 3 दिन लगाकर नदीम के सारे खत पढ़ डाले और बड़ा हैरान हुआ कि 10वीं जमात के तालिब इल्म ने कितने दिलकश अंदाज में सफरनामों की तस्वीर खींच कर रख दी है। ये सारे खत साथ लेकर लाहौर शहर में वापस आ गया। ये सारे के सारे खत मैंने अजायब घर की एक अलमारी में महफूज करके रख दिए और किसी मुनासिब पब्लिशर की तलाश शुरू कर दी ताकि इसकी किताब छप सके। अभी तक किसी अच्छे पब्लिशर की तलाश में हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आप भी एक नज़र इन खतों को पढ़ लें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मैं इन खतों की दिलकशी और दिलचस्पी के बारे में यूं ही तारीफ नहीं कर रहा था। तो लीजिए, मैं आपको तरतीबवार खत दे रहा हूँ, आप इन्हें पढ़िए। बिस्मिल्लाह कीजिए। यह नदीम का पहला खत है जो इसने अपने वालिद को लिखा था। प्यारे अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको सलामत रखे। मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा मोहब्बत करने वाला जिंदा दिल बाप मुझे मिल गया। सोचता हूँ अगर आप मेरी हौसला अफजाई ना करते तो मैं कभी इस सफर पर नहीं निकल सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि सफर दिलचस्प भी है मगर खतरनाक भी हो सकता है। हम दोनों उमर लड़के हैं, अकेले हैं और सफर तवील है। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सारे इस्लामी मुल्कों की एक शरीफाना हद के अंदर रहकर सैरो सयाहत कर सकें। इसके बावजूद रास्ते में हमें कोई भी खतरा पेश आ सकता है। हमारे सामने मिट्टी, दुनिया, नई फिजाएं, नए मुल्क, नए लोग हैं। किसी जगह कुछ भी हो सकता है। इन तमाम बातों को दिल में रखते हुए भी आपने मेरी सयाहत पसंदी की हौसला अफजाई की है और मुझे अपने दोस्त परवेज के साथ इस्लामी मुल्कों की सयाहत के लिए रवाना कर दिया। मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी खुशनसीबी पर फख्र करना चाहिए। इस सारे सफर में एक बात मेरे लिए बेहद इत्मीनान का बाइस है कि आपके मुफीद मशवरे हमारे साथ होंगे। जैसा कि आपने फैसला किया है, आप एक तरह से इस सफर में हमारे गाइड होंगे और हर मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारी रहनुमाई करेंगे। तो यह बात हमारे लिए बड़ी ही कीमती और हौसला अफजा है। आपने जो सफर पर रवाना होने से पहले हमें नसीहतें की थी, इसको हमने हरगिज हरगिज फरामोश नहीं किया। आपने फरमाया था कि दिल को हमेशा मजबूत रखना और हर हालत में याद रखना कि खुदा तुम्हारे साथ है। इंशाअल्लाह मैं इस कीमती नसीहत को हमेशा अपने सामने रखूंगा और इस पर अमल करूंगा। ट्रेवल चेक बुक मेरे पास है। आपके मशवरे के मुताबिक हम दोनों ने यूथ हॉस्टल की मेंबरशिप भी ले रखी है। इसका फायदा ये होगा कि हम किसी भी मुल्क में यूथ हॉस्टल में जाकर क्याम कर सकेंगे। जिन जिन ममालिक में हमने सफर किया है, इन मुल्कों के नक्शे और जरूरी मालूमात की किताबचे हमारे सफरी तहलों में मौजूद है। फिर भी हमें हर कदम पर आपके कीमती मशवरों की जरूरत पड़ेगी और हमारे गाइड आप ही होंगे, क्योंकि आपने इन मुल्कों के बारे में इतना कुछ पढ़ रखा है। क्या आपको इस्लामी मुल्कों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो गलत ना होगा। हमारे पासपोर्ट और दीगर कागजात बिल्कुल मुकम्मल हैं और सारे कानूनी तकाजे पूरे करते हैं। फिर भी हमें आपकी नसीहत याद रहेगी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ रह जाता है। इसलिए अगर किसी मुल्क में दाखिल होते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो घबराना नहीं और बड़े ठंडे दिलो दिमाग के साथ मामले को निपटाने की कोशिश करना। आप फिक्र ना करें, हम हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। ये मेरा पहला खत है जो आपके नाम लिखा जा रहा है। हम इस वक्त सिंध के मशहूर रेलवे स्टेशन जंगशाही के वेटिंग रूम में बैठे हैं। हमने दोपहर का खाना अभी अभी रेलवे कैंट में बैठकर खाया। घर से बाहर सफर पर हमारा ये पहला खाना था। जाहिर है कि इसमें वो जायका तो नहीं था जो अम्मी जान के खाने में होता है, लेकिन पेट जरूर भर गया। परवेज लारी अड्डे पर पता करने गया है कि सिंध के तारीखी शहर ठट्टे को लारी किस वक्त जाती है और मैं आपको खत लिखने बैठ गया। जैसा कि चलते वक्त आपने बताया था कि जंगशाही से ठट्टा 13 मील के फासले पर है, तो आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त है। जंगशाही के मामूली से वेटिंग रूम में गर्मी बहुत है। अगरचा मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है मगर ये गर्म हवा दे रहा है। मुझे इस बदनसीब रेलगाड़ी का ख्याल आ रहा जो सन 19 में अपनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक आयल एक्सप्रेस से टकरा गई थी और जिसके नतीजे में कितनी ही कीमती जानें ज़या हो गई थी। मुझे परवेज दूर से आता नजर आ रहा है। वो लारी अड्डे का पता करके आ गया है। ये खत मैं इसी जगह छोड़ता हूँ। बाकी के हालात मैं ठट्टा की सैर के बाद लिखूंगा। इस एतबार से यह खत अभी अधूरा ही रहेगा। ये सतरे में दोबारा ठट्टा से मोनजोदड़ो पहुंचकर लिख रहा हूँ। जंग शाही से हमें लारी मिल गई जो मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। इस छत पर भी मुसाफिर बैठे थे।
हमारी सीटों के नीचे मुर्गियों से भरा हुआ टोकरा रखा था। सारे रास्ते मुर्गियां अजीब अजीब तरह के गाने गाती रही। कभी गुक गुक करती, कभी कै कै करती, कभी भरदे की तान उड़ाती, तो कभी तहार के सुरों में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। शायद इन्हें मालूम हो गया था कि ठट्टा पहुंचकर इन्हें रोस्ट करके खाया जाएगा। जंगशाही से ठट्टा का रास्ता बंजर था। कहीं कहीं कीकर या खजूरों के झुंड मिल जाते थे। गर्मी के मारे दम निकला जा रहा था। खुदा खुदा करके दूर से ठट्टा शहर की इमारतें और खूबसूरत मस्जिदों के गुंबद दिखाई देते। ठट्टा सिंध का एक तारीखी शहर है। यह भी कहते हैं कि सिकंदर आजम ने इसे आबाद किया था और बुत इसका नाम पटाला था। मुसलमान मुजाहिद और सिपाही सलार मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में अरबों ने दबेल के शहर को फतह किया। कहते हैं कि दबेल शहर भी ठट्टा के नजदीक ही वाक़िया था। आजकल का ठट्टा शहर जाम निजामुद्दीन ने 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में आबाद किया। मुगल बादशाहों के जमाने में ठट्टा सूबा सिंध का दारुल हुकूमत था और इन दिनों इनकी आबादी 1 लाख के करीब थी और इस शहर में इन दिनों 400 कॉलेज थे। सन 47 ईस्वी में नादिर शाह ने ठट्टा की ईंट से ईंट बजा दी और इसके साथ ही इस तारीखी शहर की शान शौकत का खात्मा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद ठट्टे को जिला हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया। दरियाए सिंध इस तारीखी शहर से 4 मील के फासले पर बहता है। कभी ये दरिया ठट्टा के दामन से होकर गुजरता था। शहर की सबसे खूबसूरत तारीखी इमारत जामिया मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। ठट्टा पहुंचकर हमने सफरी बैग साथ लिए और शहर की सैर करते करते जामिया मस्जिद आ गए। यह मस्जिद फलाना साल में तामीर हुई। इसके छोटे छोटे 90 गुंबद है। बड़ी कुशादा मस्जिद है, जिसकी दीवारों पर रंगीन टाइलें चुनी गई है। यहाँ से निकलकर हम ठट्टा की दूसरी बड़ी मस्जिद दबगीर मस्जिद देखने गए। यह मस्जिद 16वीं सदी में ठट्टा के गवर्नर अमीर खुसरो खान ने तामीर करवाई थी। शहर के मगरबी हिस्से की जानिब 2 मील के फासले पर मकली का पहाड़ी सिलसिला है। दोपहर के खाने से पहले हम इस पहाड़ी सिलसिले में ठट्टा शहर के बानी जाम निजामुद्दीन का मकबरा देखने गए, जो फन्ने तामीर का एक नादिर नमूना है। यहाँ की लुंगियां और रंगदार बर्तन बड़े मशहूर हैं। शहर की एक म्यूनिसिपल कमेटी है जो सफाई और मुरम्मत का सारा इंतजाम करती है। दोपहर का खाना हमने एक होटल में खाया। साग और तंदूरी रोटी बेहद लजीज थी। इसके बाद हम दरियाए सिंध की सैर को चले गए। दरियाए सिंध शहर से 4 मील के फासले पर बहता है। किनारों पर रेत है, कहीं कहीं जंगली झाड़ियों के झुंड से दिखाई देते हैं। दोपहर ढल रही थी। दरिया की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। परवेज मेरे साथ था। हम एक जगह दरी बिछाकर बैठ गए और थैलों में से बिस्किट निकालकर खाने लगे। हम नक्शा भी देख रहे थे, क्योंकि इसके बाद हमारी मंजिल पाकिस्तान का मशहूर तरीन कदीम शहर मोहनजोदड़ो था। परवेज ने कहा, यहाँ से हमें हैदराबाद और वहां से लड़काना जाना होगा। हैदराबाद से हम कोशिश करेंगे कि मोहनजोदड़ो को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि लारियां देर बाद जाती हैं और इनमें इतना रश होता है कि खुदा की पनाह। हम बातें कर रहे थे कि हमारे करीब से कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की एक टोली गुजरी। हमें सयाह के लिबास में देखकर ये लड़के लड़कियां हमारे पास आ गए। एक लड़के ने पूछा, दोस्तों, तुम लोग मुझे पाकिस्तानी सयाह लगते हो, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? परवेज ने कहा, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। हम पाकिस्तानी सयाह हैं और इस्लामी मुल्कों की सयाहत को निकले हैं। एक लड़की ने पूछा, तो फिर इस्लामी मुल्कों की सैर करने क्यों नहीं जाते? यहाँ क्यों फिर रहे हो? मैंने कहा, पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, हमारा प्यारा वतन है। सबसे पहले हमें अपने वतन के तारीखी शहरों की सैर करनी चाहिए। इसी वजह से हम ठट्टे आए हैं और यहाँ से हमारा इरादा मोहनजोदड़ो जाने का है। ये लड़कियां और लड़के कॉलेजेस के थे। वो हमारे पास आकर बैठ गए। उन्होंने हमारी बातें और प्रोग्राम बड़े गौर से सुना। एक लड़के ने हमें अपने घर रात के खाने की दावत दे डाली। हमने बहुत इनकार किया, मगर हमारी एक न चलने दी गई। शाम को हम दोनों इस तालिबे इल्म के घर पहुंच गए। इसके वालिद और वालदा और छोटे बहन भाइयों ने बड़ी गर्मजोशी और खलूस से हमारा इस्तकबाल किया। उन्होंने बड़ा लजीज खाना पकाया हुआ था। हमारा इरादा था कि खाने के बाद वहां से निकल पड़े, मगर साहिब खाना ने इसरार करके हमें रात भर ठहरा लिया। रात हमने अपने मेजबान के खुले मकान की छत पर गुजारी।
बड़ी खुशगवार ठंडी हवा रात भर चलती रही। पिछले पहर तो सर्दी होगी। सुबह उठकर हमने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा की और मेजबान का शुक्रिया अदा करके इससे इजाजत लेकर हैदराबाद जाने वाली लारी पर सवार हो गए। ये लारी भी खटारा किस्म की लारी थी और बड़ी बुरी तरह से खड़खड़ा रही थी और उछल भी रही थी और शोर भी मचा रही थी। परवेज ने ऊंची आवाज में मुझसे कहा तो मैंने कहा, आज मंगलवार है। वो जोर से हंस पड़ा। मालूम हुआ कि इसने मुझसे पूछा था कि हैदराबाद कितनी दूर है। शोर और लारी की उछल कूद की वजह से मैं समझा कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन है। खुदा खुदा करके लारी हैदराबाद पहुंची। दोपहर हो गई थी। धूप खूब चमक रही थी। गर्मी से पसीना बह रहा था। हम लारी अड्डा से सीधे रेलवे स्टेशन आ गए। हैदराबाद का रेलवे स्टेशन काफी बड़ा है। ये शहर से 120 मील के फासले पर वाक़िया है। कराची से हैदराबाद तक जो शाहराह बनाई गई है वो काफी चौड़ी है। मोहम्मद बिन कासिम ने इस शहर को बुद्ध मजहब के राजा से जंग के बाद फतह किया। इस वक्त इस शहर का नाम नोरोन कोट था। इस शहर की सबसे बड़ी खुसूसियत वो हवादान है जो यहाँ तकरीबन हर घर की छत पर लगे हैं। इन हवादानों से गुजरकर हवा मकानों के कमरों में पहुंचती है और इन्हें ठंडा रखती है। यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी की इमारत के अलावा दरवेश हजरत शाह मक्की का नीली टाइलों वाला मजार भी है। लियाकत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेज की शानदार इमारत बनी हुई है। यहाँ बेशुमार कारखाने हैं जहाँ खांड, साबुन, तेल, शीशा और सीमेंट तैयार होता है। हैदराबाद के एक होटल में हमने रात भर क्याम किया और दूसरे रोज ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लाड़काना तक हमें एक बार फिर लारी में सफर करना पड़ा। ये लारी भी शोर ज्यादा मचाती थी और सफर कम करती थी। जगह जगह रुककर सवारियां उठाती और तल धरने को जगह नहीं थी, मगर ड्राइवर सवारियां अंदर घसीटते जा रहा था। लाड़काना आ गया तो खुदा का शुक्र अदा किया। लारी से उतरकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। परवेज ने कहा, यार मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम सारे इस्लामी मुल्कों का सफर करके आ रहे हैं। मैंने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। मालूम हुआ कि मोहनजोदड़ो को गाड़ी 2 घंटे बाद जाएगी। ये 2 घंटे हमने सख्त गर्म रेलवे स्टेशन की छत के नीचे गुजारे। गर्मी की वजह से बार बार हमारा गला खुश्क हो रहा था और हम थर्मास में से ठंडे शरबत के घूंट पीकर गला तर कर रहे थे। आखिर एक ट्रेन आकर लाइन पर लग गई। मालूम हुआ कि ये गाड़ी मोहनजोदड़ो जाएगी। इसमें बहुत कम मुसाफिर थे। दो एक गैर मुल्की सयाह भी थे जिनका गर्मी में बुरा हाल हो रहा था। मैं और परवेज भी एक डब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गए। ट्रेन के आगे डीजल का छोटा सा इंजन लगा था। गार्ड ने झंडी लहराई, सीटी बजाई और गाड़ी रवाना हो गई। रेतीले मैदानों में गाड़ी भागी जा रही थी। कहीं ऊंचे ऊंचे पथरीले टेले थे। गर्म हवा चल रही थी। मोहनजोदड़ो के छोटे से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। हमने बाहर देखा। छोटा सा एक कमरे वाला रेलवे स्टेशन था। स्टेशन मास्टर खुद बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। टिकट चेक करने लगा। हम वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। वेटिंग रूम क्या था, बस एक अहाता था जिसके ऊपर की छत तेज धूप में तप रही थी। हमने खाना खाया। परवेज नक्शा लेकर बैठ गया और मैं आपको खत लिख रहा हूँ। इसके बाद हमारी मंजिल मुल्तान और हड़प्पा है, जहां से होकर हम लाहौर पहुंचेंगे। आपने वादा किया था कि आप खत के जरिए हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। बस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप इस खत के मिलते ही हमें मुल्तान और हड़प्पा के बारे में लिखें कि हम वहां कौन कौन से तारीखी मकाम देखें। आप अपना खत हमें पोस्ट मास्टर मुल्तान की मार्फत मुझे इरसाल करें। हम मुल्तान पहुंचकर अपना खत पोस्ट मास्टर साहब से वसूल कर लेंगे। इसके बाद आपका अगला खत हमें लाहौर के पोस्ट मास्टर जनरल साहब की मार्फत वसूल होना चाहिए। बहरहाल अब मैं खत लिखना बंद करता हूँ। इंशाल्लाह अगला खत मोहनजोदड़ो की सैर के बाद मुल्तान पहुंचकर आपका खत निकलने के बाद लिखूंगा। परवेज आपकी खिदमत में सलाम अर्ज कर रहा है। वालदा साहिबा और बहन भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम कीजिएगा। आपके होते हुए मुझे यकीन है कि अम्मी जान मेरी कमी को ज्यादा महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक बहादुर बाप हैं और अम्मी जान को हौसला दे सकते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा बाप एक बहादुर और मुखलिस दोस्त भी है। अच्छा, खुदा हाफिज। मुल्तान में आपके खत का इंतजार रहेगा। आपका बेटा नदीम। ये था इस कहानी पुरस्कार काली बिल्ली का दूसरा पार्ट और नदीम का पहला खत।
اس طرح کے بہت سے خط موجود ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا باقی ہے۔ تو کالی بلی کے تیسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ندیم کے نئے خط کے ساتھ بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔